नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th और 10th सीबीएसई का कोर्स, जो कि आपकी मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए मान्य है। इसमें से मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगी। 9th के अलग टॉपिक कराऊंगी, 10th के अलग टॉपिक कराऊंगी और फुल 9th और 10th का आपको कोर्स कराऊंगी। और एग्जाम में किस पैटर्न से आपके प्रश्न उत्तर आते हैं वह भी साथ में आपको बताती चली जाऊंगी। आज जो मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ वो है आपका उपसर्ग। 9th क्लास का ये टॉपिक है, 9th क्लास का उपसर्ग। तो आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले शब्द निर्माण उपसर्ग में शब्द का परिचय दिया हुआ है, शब्द को समझाया गया है, शब्द की परिभाषा दी गई है कि शब्द क्या है। जब हम शब्द को जानेंगे तब हम उस उपसर्ग का निर्माण भली भांति कर पाएंगे। शब्द ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के, अब ध्वनियाँ क्या है ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। ये ध्वनियाँ हम बचपन से इससे परिचित हो जाते हैं, पहली कक्षा से ही लगभग, लेकिन हमें वो चीजें याद नहीं रहती। तो ध्वनियाँ सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए कि ध्वनियाँ क्या हैं। ध्वनियाँ हैं आपके स्वर और व्यंजन, जैसे आ, ई आदि, और व्यंजन क, ख, ग, ये क्या कहलाती है? ध्वनियाँ। जब हम इनको स्वर और व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती हैं, और जब हम इनका लिपि में प्रयोग करते हैं तो यही ध्वनियाँ वर्ण बन जाती हैं, वर्ण कहलाती है। तो ये ध्वनियों के सार्थक समूह को, अब सार्थक यानी कि जो कोई अर्थ रखता हो। सार्थक का क्या तात्पर्य है? जो कोई अर्थ रखता हो, सार्थक। तो सार्थक, इसको समझने से पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका परिभाषा का तो वो ले सकते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने। सार्थक को कैसे हम इसको मैं आपको समझाऊंगी कि क्या चीज है, शब्द सार्थकता कैसे रखता है। जैसे कमल, कमल क्या हुआ? कमल एक ध्वनि का समूह हो गया। समूह होने पर इसका क्या निर्माण हुआ? एक शब्द का निर्माण हो गया। जब शब्द का निर्माण हुआ तो आपके मानस में एक छवि उभर के आई। किसकी आई? कमल के पुष्प की। क्यों आई? क्योंकि भाषा में इसके प्रयोग होते होते यह शब्द कमल पुष्प के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए ये कमल। अगर कमल यही म क ल, आपने देखा जो कमल में जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण है वही मकल में है, लेकिन फिर भी ये कोई शब्द नहीं है। मकल कोई शब्द नहीं है, और इसे क्योंकि ये सार्थक ध्वनियां नहीं है। तो हम इसे समझ चुके हैं कि सार्थक ध्वनियां क्या है और सार्थक ध्वनियों से कैसे शब्द का निर्माण होता है। क्लियर है आप सबको? अब नेक्स्ट चीज है, इसी में कमल, मकल, इसी तरह अन्य शब्द। अब हम क्या समझेंगे? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई क्यों कहा गया है? कि हम बिना अर्थ के भी अगर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें वह समझ आ जाता है कि ये इस चीज के लिए कहा जा रहा है। मेज, कुर्सी, घोड़ा, कमल, सेव, आम आदि। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अगर वह अपने आप में पूर्णता रखते हैं, केवल उनके बोलने से ही आपको उनका परिचय मिल जाता है, इसलिए इसको स्वतंत्र इकाई कहा जाता है। साथ ही इसका प्रयोग किस में होता है? शब्दकोश में। शब्दकोश में आपको शब्द का अर्थ मिलेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र इकाई है, इसलिए आपको शब्दकोश में इसका अर्थ मिलता है।
शब्दकोश में इसका अर्थ मिलता है। शब्दकोश, शब्दकोश में आपको किसका अर्थ मिलता है? शब्द का। शब्द का अर्थ किसमें मिलता है? शब्दकोश में, क्योंकि ये अपनी क्या है? स्वतंत्र इकाई है, यानी कि ये अपने आप में खुद भी पूर्ण अर्थ रखते हैं। सार्थक शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक हमने समझ ही लिया, जो ध्वनियां सार्थक समूह है वही चीज इसमें समझाई गई है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। यहां तक क्लियर है? मैं इसे रब कर रही हूं। अब मैं ये समझाऊंगी पद किसे कहते हैं। पद जब शब्द का जब प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द पद बन जाता है। लेकिन कैसे होता है इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। पद, सर्वप्रथम पद की परिभाषा, पद की परिभाषा लिखेंगे। जब कोई शब्द, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों नियमों के अनुसार वाक्य में निश्चित स्थान पर प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं, तो उसे पद कहते हैं। प्रयुक्त हो तो उसे पद कहते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में निश्चित स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो पद कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पद की परिभाषा है और पद की परिभाषा का आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसे पीछे प्रश्न में भी पूछा गया है कि पद किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी यही होगा। आपने सबने लिख लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूं क्योंकि अब हम इसे समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। जब शब्द कोई वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जाता राम है। ये आपको लग रहा है कि ये वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग है, जाता है, राम संज्ञा है और जो आपका कर्ता है और कर्म है वो सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित स्थान पर नहीं है, इसका क्रम सही नहीं है। जब तक ये निश्चित स्थान पर प्रयोग नहीं होगा ये पद नहीं कहलाएगा। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब वो एक क्रम बनाएगा, अर्थात राम जाता है, तो व्याकरण के नियमों के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसका कर्म बन गया। कैसे बना? क्योंकि राम एक कर्ता है और कर्ता का प्रयोग हम क्या करते हैं?
पहले करते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में भी क्या होता है आपका सब्जेक्ट, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका वर्ब। तो यहाँ पे भी क्या है, पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया या आपका कर्म वो आता है, तब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द पद बन जाता है। आपको समझ में आया होगा। ये उदाहरण था पद को समझाने के लिए। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि पद किसे कहते हैं। यहाँ तक आपका शब्द जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके सिलेबस के आधार पर आपका शब्द कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरुआत करेंगे उपसर्ग की। किसकी शुरुआत करेंगे, उपसर्ग की। उपसर्ग अब तक हमने शब्द निर्माण को, शब्द क्या होते हैं को समझा, पर उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है अब हम वो समझेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 को निकाल के आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं, लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर, आरंभ यानी शुरू में, आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये आपकी क्या हो गई, उपसर्ग की परिभाषा। क्या हो गई, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उपसर्ग की परिभाषा का, आपने ले लिया होगा। अब हम इस परिभाषा को समझेंगे। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड, भाषा के वे सार्थक हम जान चुके थे। लघुत्तम खंड भी कहा जा सकता है। उसे सरल भाषा में आप उपसर्ग की परिभाषा ये भी बता सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, या उसमें प्रतिकूलता ला दे, या नए शब्द का निर्माण कर दे, तो वो भी क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। वो परिभाषा आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैं उसे भी आपको लिखवा दूंगी। लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। परिभाषा तो आपने समझ ली। अभी उपसर्ग का निर्माण कैसे होता है उस चीज को हम समझेंगे। अगली परिभाषा
अन्य भाषा में इसको किस तरीके से कहते हैं वो भी लिख लीजिए या समझ लीजिए। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द में परिवर्तन या नए शब्द का निर्माण कर दे। नए शब्द का निर्माण कर दे तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। परिवर्तन या नए शब्द का निर्माण। तो इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, आप ये भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी इस परिभाषा को गलत नहीं कहेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। उपसर्ग जैसे एक शब्द है हार। क्या है? हार। जिसे आप क्या कह सकते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? या तो पराजित होना, और इसके साथ ही गले का हार। क्या हो सकता है? गले में पहनाया गया हार। गले में पहना हुआ हार। दोनों हो गए। अब हम ये मूल शब्द हमारा क्या हो गया? हार। इसके आगे जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसके कई शब्द हमको मिलेंगे, जैसे कि अब इसे हम समझेंगे। हार शब्द के आगे कई शब्द लगा के उपहार, उपहार, प्रहार, प्रहार, विहार, विहार आदि। मैं इसे एक टेबल बना के समझा दूंगी आगे। और इसे हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या लगा? उपसर्ग। उपसर्ग क्या हुआ? उप यानी उपसर्ग हो गया। हार के आगे लगने से उप क्या हो गया? एक उपसर्ग हो गया। और इसने क्या कर दिया? हार जो पराजित था उसका अर्थ बदलकर कर दिया भेंट। क्या कर दिया? भेंट। गिफ्ट हो गया ना, किसी को उपहार देते हो ना बर्थडे पे, शादी ब्याह में, वो क्या होता है? गिफ्ट। तो वो क्या हो गया? इसने अपना अर्थ परिवर्तन कर दिया या नए शब्द का निर्माण कर दिया। एक हार से ही हमने कई शब्दों का निर्माण, यहाँ केवल मैंने 3 शब्द बताए, अभी आपको टेबल में और शब्द बताऊंगी। ऐसे एक ही उपसर्ग से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार करते हैं वो मैं बताऊंगी। प्रहार, प्रहार यानी प्र, इसमें उपसर्ग क्या हो गया? प्र। हार, प्रहार यानी किसी के ऊपर वार करना। प्रहार करना यानी किसी के ऊपर वार करना, तो प्र। विहार, विहार, इसमें उपसर्ग क्या हो गया? बी। बिहार, हार के आगे बी लगते ही क्या हो गया? भ्रमण करना या घूमना। इस तरीके से उपसर्ग लगने से नए शब्दों का निर्माण हो गया। ये हमने समझा कि उपसर्ग लगने से नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि मूल शब्द क्या है, क्योंकि आपके प्रश्न जो परीक्षा में एग्जाम में आते हैं आपको पूछा जाता है इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, शब्द का अर्थ क्या है। इस तरीके के प्रश्न उसमें आपके बनते हैं। अब हम एक टेबल बनाएंगे।
शब्द शब्द मूल शब्द उपसर्ग और अर्थ। क्या हो गया? अर्थ। अब हम एक शब्द जो लेके चले थे पहले शुरू में, हार, वही लेके चलेंगे। उसी से शब्द और मूल शब्द और उपसर्ग क्या है वह बताऊंगी मैं आपको। क्या लेके चलेंगे? हार। इसका अर्थ मैं समझा ही चुकी हूँ, पराजित या गले का हार होना। अब इसमें शब्द है, शब्द हुआ आपका आहार। क्या हो गया? आहार। मूल शब्द, सब में मूल शब्द क्या होगा? हार, क्योंकि मूल शब्द हमने क्या लिया है? हार लिया है। उपसर्ग क्या हुआ आप लोग बताएंगे? आ हुआ, और इसका अर्थ हो गया आहार होने से, आ लगने से हार में, इसका अर्थ हो गया भोजन। इसका क्या अर्थ बन गया? भोजन। नए शब्द का निर्माण हो गया। उपहार पहले भी हम बता चुके हैं, उपहार, हार। इसमें क्या है? उप, और इसका अर्थ हो गया भेंट, गिफ्ट। नेक्स्ट आपका है निहार। निहार, मूल शब्द सब में हार होगा। नी, उपसर्ग हो गया नी, और अर्थ हो गया देखना। अर्थ हो गया देखना। प्रतिहार, प्रतिहार, हार, उपसर्ग हो गया प्रति, और इसका अर्थ हो गया सेवक। सेवक यानी सर्वेंट, नौकर, सेवक। क्या हो गया? प्रतिहार का सेवक। और एक मैं पहले ही आपको उदाहरण विहार में बताई चुकी थी। विहार, हार, उपसर्ग हुआ वी, और उसका भ्रमण या घूमना। क्लियर है सबको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हुए उपसर्ग के पार्ट 2 में मैं आपको उपसर्ग के वर्गीकरण के बारे में, और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उसको डिटेल में समझाऊंगी। नमस्कार।